देखते हैं, नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? तो किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? फाल्ट पर्वत का, फाल्ट पर्वत। इसमें देखते हैं, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश कगार है। प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश कगार है कहाँ पे? भारत के पश्चिमी घाट के पर्वतमाला के रूप में प्रसिद्ध नीलगिरी पर्वत भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रमुख पर्यटक केंद्र है। नीलगिरी पर्वत वास्तव में अवशिष्ट पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। इन्हें घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? फाओंग पुई। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई बैच में 2017 में। तो फाओंग पुई पर्वत जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, यह है कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत की लसाई पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? लसाई, और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी हाइट 2157 मीटर है। यह मिजोरम के लांग तलाई जिले में फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सलमा बांध। सलमा बांध को अफगान भारत मैत्री बांध भी कहा जाता है। इस बांध का निर्माण भारत के सहयोग से पश्चिमी हेरात में चिश्त ए शरीफ जिले में हेरात नदी पर किया गया है। किस नदी पर? हेरात। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया जनजाति के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो तीनों में से कोई भी पूछता तो आप आंसर क्या लगाएंगे? मेघालय। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना दूर तक है? कितनी दूर तक? 12 समुद्री मील तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? सबसे स्थिर पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। इसमें देखना है डिस्क्रिप्शन में, दक्कन का पठार भारत का सबसे स्थिर पठार है। यह विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाले लावा से हुआ। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर गुजरती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मूसी नदी। तो मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। इस नदी का स्रोत अनंतगिरी पहाड़ियां हैं जो तेलंगाना राज्य में है। इसी नदी किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ। हिमायत सागर और उस्मान सागर बांध जो हैं इसी नदी पर हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत से निकला हुआ थोरियम किन चट्टानों के विघटन से निर्मित होता है? तो किन चट्टानों के? प्रीकैम्बियन युग की। तो मोनाजाइट रेत से निकला हुआ थोरियम प्रीकैम्बियन चट्टानों के विघटन से निर्मित है। ये आपको याद रखना है। मोनाजाइट दुर्लभ मृदा रेत तत्व मिट्टी या अन्य पदार्थों के बिखरे हुए होते हैं। मोनाजाइट का उत्पादन सर्वाधिक रूप से कहाँ होता है? केरल में। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस भारतीय राज्य में है? तो जोग कहाँ पे है? कर्नाटक में शरावती नदी पर है। इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। इसका अन्य नाम गरसोप्पा जलप्रपात भी है। अगला प्रश्न है, जरावा किस क्षेत्र के आदिवासियों की जनजाति है? तो किस क्षेत्र की है? अंडमान द्वीप में है। तो जारवा या जरावा दोनों नाम आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति का संबंध निग्रोटो समुदाय की जनजाति से है। 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया इसको घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो बनिहाल रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेंज में है। इस रेलवे सुरंग की लंबाई 11.215 किलोमीटर है जो जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के सपाट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना है? दून नाम से जाना जाता है। कौन सा पूछ रहा है? लघु और बाहरी हिमालय। तो देखिए, लघु हिमालय या मध्य हिमालय तथा हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिम और मध्य भाग में दून कहा जाता है। पश्चिम और मध्य भाग में दून कहा जाता है। पूर्वी भाग में द्वार कहते हैं। पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अच्छे स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया? किसको किया गया है? 1, 2 और 3 में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन अब ज़्यादा आते हैं। वस्तुतः गैर परंपरागत ऊर्जा को ही नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय लहरों, हाइड्रोजन, बायोमास आदि स्रोतों से प्राप्त होती है। इतना ही आपको इसमें याद करना है। कालाकोट थर्मल पावर प्लांट किस भारतीय राज्य में है? तो किस भारतीय राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर में है।
क्यों याद करना? इसे उत्तर भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट है। जानकारी है इसमें, जानकारी देखिए। बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपको याद करना है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, 732 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में पांगसाउ दर्रा मिलाता है, किस किस को मिलाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है पांगसाउ दर्रा। और कुछ बातें याद करिए। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है सब ये। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है, सब याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण है? तो नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। किसकी? पश्चिमी घाट की। गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट है, इनको याद करना अति आवश्यक है, पूछे ही जाएंगे आपसे। गंगा नदी उत्तरांचल के गढ़वाल जिले पर गंगोत्री से भागीरथी से निकलती है, गंगोत्री के भागीरथी से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने के बाद, देवप्रयाग में कौन कौन मिलता है? भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंगा कहाँ कहाँ से निकलती है? तो आप याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से निकलती है, बिहार से निकलती है, झारखंड से तथा पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश जाती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? तो कौन सा देता है? परमाणु ऊर्जा। देखिए कैसे। अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा, वे सारी ऊर्जाएं शामिल होती हैं जो प्रदूषण कारक नहीं होती हैं तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है, अर्थात इनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, बायोमास आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण है। ये जो उदाहरण है ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। कौन कौन? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, बायोमास और आदि ये नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं। यही सब पूछा जाएगा। कुछ अन्य जानकारी है। लौह अयस्क किसे कहते हैं? लौह अयस्क वे चट्टानें और खनिज होते हैं जिनमें धात्विक लौह का निष्कर्षण किया जा सकता है। इन अयस्कों में आमतौर पर आयरन ऑक्साइडों की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये सब पूछे जाएंगे। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट ये सब पूछे जाएंगे। तो बैलाडीला की पहाड़ियां जहां पर प्रचुर मात्रा में उच्चतम कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में है। मैग्नेटाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। बैलाडीला की खदान भारत में पहली मशीनीकृत लौह अयस्क खदान है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थानांतरण खेती बेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? किस भारतीय राज्य में? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहाँ के? दोनों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोरबा जनजाति में, कौन सी जनजाति? कोरबा जनजाति में बेबर तकनीक से खेती करने का प्रचलन है। बेबर तकनीक सदियों से चली आ रही देसी तकनीक है। इस तकनीक में क्या होता है? इस तकनीक के तहत पहले छोटी और बड़ी झाड़ियों को जला दिया जाता है, फिर आग के ठंडा होने के बाद जमीन में छेद कर बीज को बो दिया जाता है। इस तकनीक में फसल को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। कर्नाटक कॉफी के लिए फेमस है, असम चाय के लिए फेमस है। अब अगला क्वेश्चन है, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? जलोढ़क तलछट तो किस प्रकार की नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से है? जलोढ़क तलछट का अर्थ नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से है, जो भारत के 43% भाग में पाई जाती है। यह सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों द्वारा लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा का संगम हमीरपुर में होता है। जो बेतवा है ये यमुना की सहायक नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, विंध्य श्रेणी से निकलती है। तो बेतवा कहाँ निकलती है? विंध्य श्रेणी से। बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। कौन सा बांध? माता टीला बांध है। इस दोनों को याद कर लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएसआई में 2017 में पूछा गया। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो किस प्रकार के? पर्वतीय। देखिए कैसे। पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है। वाष्प भरी मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं तो और ठंडी होकर तीव्र वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट के उस पार का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है? तो कौन सा है? चंडीगढ़। कौन कौन सा? पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के वास्तुकार फ्रांसीसी लू कार्बूजियर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। IWT सिंधु जल संधि कहा जाता है के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? तो कौन सी नदियां शामिल हैं? सिंधु, चिनाब और झेलम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखिए।